नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले जान लेते हैं आज बड़ी खबर पर क्या बात करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। आज बड़ी खबर और आज का कानून दोनों मिला करके हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत की सर्वोच्च अदालत और जो हाई कोर्ट्स हैं भारत के 25, उन सभी के फैसलों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, कितना आपस में ही वो फैसलों को लेकर के विरोधाभासी हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे और एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अंतर दोनों अदालतों के फैसलों में रह रहा है। उस चीज पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में मौजूद थे। वहां उन्होंने क्रिएटिंग सिनर्जी, सीमलेस क्रेडिट फ्लो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विषय पर चर्चा की। इसका मतलब होता है निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र काफी मजबूती स्थिति में आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जितनी भी परेशानियां थी, चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनका समाधान निकालने का रास्ता बनाया है। हमने एनपीए की समस्या को एड्रेस किया है, बैंकों को रिकैपिटलाइज करा है और उसकी ताकत को बढ़ाया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की भी तारीफ करी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जनधन खातों के चलते क्राइम रेट कम हुआ है। उन्होंने इसके लिए बैंकिंग सेक्टर की ही एक रिसर्च का हवाला दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में जनधन खाते जितने ज्यादा खुले हैं, वहां क्राइम रेट उतना ही कम हुआ है। साथ ही साथ वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत में पिछले 7 सालों के दौरान रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया है। इसके अलावा खबर जय भीम फिल्म से जुड़ी हुई। जय भीम के ऊपर एक वर्ग विशेष की आपत्ति अब और बड़े स्तर तक पहुंच गई है। उसके जो लीड एक्टर थे सूर्या, उनके ऊपर हमला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करी गई है। राजनीतिक पार्टी पट्टाली मक्कल कटाची के एक पदाधिकारी ने एक्टर सूर्या पर हमला करने वाले को बीते दिनों 1 लाख रुपए की घोषणा करी थी देने की। दरअसल वनियार समुदाय के खराब चित्रण के कारण यह फिल्म लगातार विवादों का सामना कर रही है। हालांकि पुलिस ने धमकी मिलने की जांच करनी शुरू कर दी है और एक्टर सूर्या की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल रात 12 बजे अखिलेश यादव ने एक जनसभा की। इसमें उन्होंने सारे विपक्षी दलों को कुछ नहीं बोला, उन सबको किनारे रखते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर का पीला रंग मिल गया है, संजय चौहान का नीला और सफेद रंग मिल गया है, समाजवादी का लाल हरा पहले से ही है, आरएलडी के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। आज समाजवादी गठबंधन के पास हर रंग है, वो इंद्रधनुष बना रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रंग है और एक रंग वाले कभी भी आपकी जिंदगी को खुशहाल नहीं रख सकते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद आया है। उनका कहना है कि भाजपा क्रेडिट चुरा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का असल क्रेडिट समाजवादी सरकार को जाना चाहिए। आज इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ, जो है भारत की कानून व्यवस्था से संबंधित। देश की 2 सबसे बड़ी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आमतौर पर अधिकतर मामलों में इन दोनों के फैसले एक ही जैसे होते हैं या माना जाता है कि इनके एक जैसे ही होने चाहिए। दोनों एक ही कानून को लेकर के एक ही राय रखते हैं और दोनों एक दूसरे के फैसलों को सपोर्ट करते हैं अगर वो एथिकली गलत ना हो। लेकिन तब क्या अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को इस आधार पर पलट दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला एथिकली गलत है, मोरल ग्राउंड पर गलत है। इसका साफ मतलब होता है कि देश की 2 सबसे बड़ी अदालतें मोरल ग्राउंड पर एक जैसा नहीं सोचती हैं। हमने तो सुन रखा है कि संविधान की नजर में सबका मोरल ग्राउंड एक ही है और वो किसी के निजी अनुभव, निजी सोच पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो संविधान प्रदत्त है, संविधान की छाया में बनता बिगड़ता है। लेकिन आगे हम ऐसे ही कुछ फैसलों पर बात करेंगे जो देश की इन 2 सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं के बीच मोरल कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाएगा और साथ ही साथ इस चीज को भी समझाएगा कि जब देश की अदालत ने फैसले करने की जगह मोरल पुलिस बनना शुरू कर दिया तो उनके फैसले किस तरह से हास्यास्पद बनते चले गए। सबसे पहले आज का ये एक फैसला है, आज की ये खबर है, जिसमें कि मुंबई हाई कोर्ट का फैसला यह था कि अगर आरोपी और पीड़िता के बीच में त्वचा से त्वचा का संपर्क यानी स्किन टू स्किन टच नहीं होता है तो ऐसे मामलों में वो इस कृत्य को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं मानेगा।
फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट को मोरालिटी सिखाते हुए उसका फैसला पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद किसी भी अपराधी को कानून से बचने की अनुमति देना नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न में सबसे अहम बात आरोपी का इरादा होना है, ना कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। भले ये फैसला सही हो या गलत हो, मैं किसी नतीजे पर पहुंचने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन यह चीज तो इसमें साफ साफ दिख रही है कि दोनों अदालतें एक ही मुद्दे पर समान साक्ष्यों की उपस्थिति में, समान अपराधियों और पीड़ितों की उपस्थिति में सब कुछ समान होते हुए भारतीय संविधान की छाया में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग फैसले दे रही हैं। एक तरफ मुंबई हाई कोर्ट उसी व्यक्ति को बरी कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उसको अपराधी कह रही है, जिसका मतलब है कि देश की दो सबसे बड़ी अदालतों में से एक अदालत के न्यायाधीश की संवैधानिक समझ शून्य है। और यह महज एक मामला नहीं है, ये एक पूरी कड़ी है। हम कुछ मामलों को आज देखने और देश की अदालतों के संवैधानिक समझ को उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के बीच का है। राजस्थान हाई कोर्ट अपने एक फैसले में एक कपल को इस आधार पर सुरक्षा देने से इनकार कर देता है क्योंकि इन कपल्स में जो लिव इन में रह रहे होते हैं उनमें से एक महिला शादीशुदा होती है और पुरुष की शादी नहीं हुई होती है, और अदालत को लगता है कि अगर इनको सुरक्षा दी जाएगी तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा और इन कपल्स को इसलिए सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और इसके जरिए समाज में ऐसा ना करने का संदेश दिया जा सकता है। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट को इन कपल्स का एक साथ रहना अपने मोरल ग्राउंड पर गलत लगता है। संवैधानिक संस्थान एक बार फिर से मोरल पुलिस में तब्दील हो जाती है। अब बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों वाला एक और मामला सुनिए। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग करता है जब दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन उसे देने से मना कर देता है, और उसी संविधान, उसी आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है और अगर इसमें कोई व्यवधान आ रहा है तो उसके बैकग्राउंड को नजरअंदाज करते हुए जिसने सुरक्षा की मांग करी है अदालत को जांच का आदेश देना चाहिए और अगर उसकी मांग वाजिब लगती है तो उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में उन कपल्स को सुरक्षा भी देता है। ये फैसला नंबर 2 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे के खिलाफ राय रखते हैं। इसके अलावा एक केस है दयाराम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में भी यही होता है, जहां ये कपल बिल्कुल यही केस लेकर के जाते हैं कि उसे और उसके साथी को जो लिव इन में रह रहे हैं उनको सुरक्षा की जरूरत है, उनकी जान को खतरा है। हरियाणा हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं कि ऐसी लिव इन रिलेशनशिप्स की बाढ़ आ गई है जो बिना किसी आधार पर, जिनमें कोई सत्यता और प्रामाणिकता नहीं है, वो झूठ मूठ में अपने लिए सुरक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि रिश्तों को लेकर के अलग अलग जजों की राय अलग अलग हो सकती है, भले ही संवैधानिक रूप से वो ऐसा करने के अधिकारी नहीं हो, फिर भी मी लॉर्ड हैं तो मान ही लेते हैं कि उनकी बात में कुछ सच्चाई होगी, उन्होंने कुछ सोच समझ करके किया है। लेकिन अब बिल्कुल एक अलग मामला है और उसमें एक अलग फैसला आता है। इसमें यह है कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में कोरोना की हालत की रिपोर्ट मांगती है। उत्तर प्रदेश सरकार उनको रिपोर्ट देती है, जिसके आधार पर कोर्ट जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश देता है। फिर उसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर स्टे लगा देता है और कहता है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। अब यहां भी देखिए, साक्ष्य वही थे, आधार वही थी, रिपोर्ट वही थी, संविधान वही था, लेकिन क्योंकि दोनों अदालतों का चीजों को लेकर के सोचने का नजरिया अलग था, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पलट देता है और उस पर स्टे लगा देता है। हिंदुस्तान में 25 सुप्रीम कोर्ट हैं और उनकी कुछ बेंच हैं, जिनको मिलाकर के यह संख्या 30 से 35 के पार पहुंच जाती है, जो अधिकतर मामलों का, राज्य के मामलों का, हाई प्रोफाइल मामलों का भी निपटारा करते हैं और उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। अब सवाल यही है कि क्या दोनों अदालतों में बैठने वाले न्यायाधीशों की संवैधानिक समझ अलग अलग है? दोनों अलग अलग संविधानों को मानते हैं। बात यह भी है कि इन फैसलों में अदालतें संविधान का सहारा कम लेती नजर आती हैं, बल्कि वो मोरल ग्राउंड पर फैसले देती हैं। यानी अब मान लिया जाना चाहिए कि भारत की अदालतें अदालत कम, संवैधानिक संस्थान कम, मोरल पुलिस ज्यादा बन गई है
और कहीं ना कहीं ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हैं। इसलिए ये एक बार फिर से गंभीर विमर्श का विषय है कि अदालतें क्यों इतना ज्यादा आपस में ही विरोधाभासी फैसले दे रही हैं। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो अंग्रेजी में है। तो नसीहत कुछ यूं है कि द बेडरॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ एंड दैट मीन्स वी हैव टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जजेस who can make decisions independent of the political winds that are blowing। ये कैरोलिन कैंडी का कोट है, उन्होंने ये कहा है, पूर्व ये जज रह चुके हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो हमारे लोकतंत्र की नींव है वो इसी चीज पर टिकी हुई है कि संविधान का शासन रहे, एक आजाद जुडिशरी रहे, न्याय व्यवस्था रहे, और ऐसे न्यायाधीश हों जो किसी भी ऐसी परिस्थिति जन्य विचार या सोच से परे होकर के फैसले दे सकें। ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान और भारतीय कानूनी संस्थाओं के लिए भी एक तरीके से कहा जा सकता है, और उनके लिए भी समझने की चीज है कि वर्तमान परिस्थिति और काल के अनुसार फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो कुछ भी कानून के हिसाब से सही है वो किया जाना चाहिए। बाकी मौज करिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया, खबर पसंद आई है, तो दोस्तों के साथ साझा करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।